हेलो बच्चों, मैं हूं श्रीकांत। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर 5, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि हमारे पास जो आवर्त सारणी दिया गया वो सबसे अलग कैसे कैसे इसका ऐसा डेवलपमेंट हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे ये हमारे तक पहुंचा। सबसे पहले किसने इसको खोज किया, उसके बाद किसने किया और किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है तत्व के बारे में। आखिर तत्व किस चिड़िया का नाम है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला पॉइंट, पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था जिसको दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, दो या दो से अधिक भागों में नहीं काट सकते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा तत्व होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अभी तक कुल 118 तत्वों की जानकारी है। लगभग 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य तत्व मानव निर्मित या प्रयोगशाला में निर्मित किए गए हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है। एक हो गया बेसिक, ठीक है, कि तत्व एक शुद्धतम पदार्थ होता है जिसको दो या दो से अधिक भागों में नहीं काट सकते हैं। अभी तक कुल 118 तत्वों की जानकारी हुई है और 94 तत्व क्या है? प्राकृतिक रूप से हैं, बाकी सब मानव निर्मित हैं। तत्वों का वर्गीकरण करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। आपको ये सामने दिख रहा होगा, एक दुकान का स्टॉल का सीन है। यहाँ देख रहे होंगे कि सारा सामान एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दुकानदार होता है उसे पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ है और बहुत आसानी से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ ध्यान से समझिएगा कि तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है ताकि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, अर्थात अव्यवस्थित तत्वों को व्यवस्थित करना ताकि अध्ययन करने में सुविधा हो सके। मतलब यदि व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा। यदि ग्राहक आएगा तो उसे खोज के दिन में बहुत टाइम निकल जाएगा, और यदि हमको मालूम रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ है तो हम आसानी से दे सकते हैं। उसी प्रकार हम क्या है कि तत्वों का वर्गीकरण करते हैं ताकि उसको पढ़ने में समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण में हमारे लोगों ने क्या किया था? बहुत प्रयास किया, अलग अलग लोगों ने प्रयास किया था। पहला का नाम है वुल्फगांग डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड साहब ने दिया था। मेंडलीफ का आवर्त सिद्धांत और आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इन चारों के बारे में सबसे पहले डोबेराइनर ने इसका शुरुआत किया था और धीरे धीरे जाके आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं आराम से और सीखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास वुल्फगांग डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आखिर है। ये डोबेराइनर साहब हैं जिन्होंने एक त्रिक सिद्धांत बताया, अपना आधार बताया, अपना मंतव्य बताया और अपने के आधार पर क्या किया? एक त्रिक सिद्धांत दिया। क्या कहा वो समझते हैं। सन 1817 में जर्मन के रसायन वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों में व्यवस्थित किया और उन्हें तीन तीन समूहों में चुना और उन्होंने उन समूह को त्रिक कहा। माने उन्होंने क्या किया कि एक ही जैसा जो तत्व था उनको व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करने के बाद क्या किया? उन्होंने तीन तीन समूह करके उसका एक ग्रुप बनाया और उन्होंने उसका किस आधार से बताया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाया
व्यवस्थित किया और बीच वाले तत्व का कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। माने ध्यान समझिएगा, ये जो बीच में जो तत्व है इनका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, इन दोनों तत्वों के, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, औसत होता है। उन्होंने ये नियम बताया, ठीक है। जैसे हमने उनके सिद्धांत को इस प्रकार लिखा कि उन्होंने इस प्रकार से सजाया। अब देखिए सबसे पहला ग्रुप में क्या है, सबसे पहला ग्रुप में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसका एटॉमिक मास 7, इसका 23, और इसका कितना होता है 39। अब उन्होंने क्या बताया, जो बीच वाला जो होता है वो दोनों का क्या होता है, औसत होता है। देखो तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ 39 है, जोड़ो कितना आया, 23 आया। ठीक, बात सही हो गया, ये पहला राइट हो गया। अब दूसरा में देखो, दूसरा में क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। उसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर लिखा हुआ है 40, 88, 137। अब देखो यहाँ पर 40 और 137 को जोड़ो और 200 भागा 2, 88.5, लगभग 20 के बराबर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। और तीसरा में देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है और फर्स्ट और अंतिम का जो औसत है उसको जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार सजाने से जो आया वो बीच वाला जो परमाणु द्रव्यमान होता है दोनों के जोड़ का औसत होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो नियम दिया लेकिन उनका नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। क्या क्या कमियां रह गया, कमियां देखो, उस समय जिस समय उन्होंने इस नियम को दिया था उस समय ज्ञात लगभग सभी 33 तत्वों को वे त्रिक में विभाजित नहीं कर पाए। माने जितना सारा तत्व ज्ञात था उनमें से 33 तत्वों को वे त्रिक में विभाजित नहीं कर पाए और सभी त्रिक के नियमों का पालन नहीं करने लगे। सभी जो तत्व थे वे इस त्रिक का नियम पालन नहीं कर रहे। जिसे कैसे, इनका और इनका जब इनको देखा गया तो उन्होंने पाया कि ये क्या है, ये सारे तत्व क्या हो गए, फेल हो गए, इन पर लागू नहीं किया गया। जो नियम बताए थे कि जो बीच वाला तत्व जो परमाणु द्रव्यमान होता है अन्य दोनों के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, औसत होता है, वो लागू नहीं हुआ। तो बस जो द्रव्यमानक थे इन्हीं 3 त्रिक के माध्यम से ही अपना कथन को कह पाए और उनका जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, अंततः फेल हो गया, ठीक है। जब डोबरानर का त्रिक सिद्धांत फेल हो गया तो उसके बाद आगे का जो रिसर्च है वो जारी रहा और इसको आगे बढ़ाने का काम किए। न्यूलैंड साहब ने रिसर्च करने के बाद अष्टक सिद्धांत दिया, ठीक है। ये न्यूलैंड साहब हैं। कहता है कि सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया। इन्होंने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ही सजाया, ठीक है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर 56 तत्व थोरियम पर समाप्त किया। 56 तत्वों का वे रिसर्च किए। उन्होंने पाया कि 8वां जो तत्व का गुणधर्म है वो पहले तत्व के समान पाया जाता है। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कहा कि जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व के जैसा ही दिखता है, उन्होंने ये बताया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा समझिएगा कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के समान होता है, उन्होंने ये बताया, ठीक है। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के सुर से की, इसलिए उन्होंने अष्टक सिद्धांत का नाम दिया। सुर क्या होता है, सा रे गा मा प ध नि सा। देखो लास्ट में जो सा है
और सुर में जो सा मिल रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, संगीत के सुर से तुलना कर दिया कि जो सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, इसी नियम को फॉलो करते हुए, ठीक है, हाँ, जो आठवां तत्व होता है वो पहले तत्व के समान होता है जब तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। जैसे सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व है, सोडियम क्या होता है, लिथियम के बाद आठवां तत्व है, अतः पाया कि लिथियम और सोडियम के गुण एक जैसे हैं। उसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीज में भी पाया। उन्होंने क्या कहा कि जो सोडियम होता है वो लिथियम के बाद आठवां तत्व है, तो दोनों का गुण क्या होता है, एक ही जैसा मिल रहा है, उन्होंने कहा। और उन्होंने इस प्रकार से अपना जो पीरियोडिक टेबल है उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन इतना रिसर्च करने के बाद भी इनके रिसर्च में कुछ कमी रह गया। वो क्या था, पहला जो कमी है देखो, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है क्योंकि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए यह लागू नहीं हो पाया। इन्होंने कहा कि भविष्य में केवल 56 तत्व ही होंगे और तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कहा क्या कहा कि भविष्य में 56 तत्व ही रहेगा और आगे तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में नए तत्व भी प्राप्त हुए और उनका गुणधर्म भी इन सिद्धांत से मेल नहीं खाने लगा। उसके बाद कहा कि आयरन को कोबाल्ट तथा निकेल से दूर रख दिया जबकि इन्होंने क्या कहा था, गुणधर्म समान है। सोडियम तथा फास्फोरस के पास मैग्नीज के साथ रख दिया जबकि इनका गुण सोडियम और फास्फोरस से क्या है, अलग अलग है। सोचो, नोबेल गैसों की खोज के बाद अष्टक सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, अप्रासंगिक हो गया, ठीक है, ये समझिएगा। तो उनके पास ही बहुत सारा कमियां दिखाई दिया, ठीक है, क्या किया, बहुत सारा कमी दिखने लगा, इसलिए इनका भी क्या हो गया, इनका भी सिद्धांत का हो गया, फेल हो गया। सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो साहब बैठे हुए हैं दाढ़ी मूछ वाले, ये मेंडलीफ साहब हैं जिनका जन्म हुआ था इमित्री इवानोविच मेंडलीफ का नाम था और जन्म हुआ 8 फरवरी 1834 को रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। तत्वों के वर्गीकरण में इनका आधार परमाणु द्रव्यमान था। अभी तक सभी का आधार क्या रहा, परमाणु द्रव्यमान ही रहा। और इनके समय कितने तत्व शामिल हो गए थे, 63 को। कितने, जो डोरानर थे उनके पास कितने तत्व थे, 33 तत्व थे। उसके बाद न्यूलैंड के पास 56 तत्व थे और इनके पास कितने तत्व हो गए, 63। बात समझ में आया। ऊर्ध्व स्तंभ को समूह के रूप में कहा गया, जो खड़ा खड़ा लाइन होता है, ठीक है, जो खड़ा खड़ा लाइन होता है उन्हें कहा गया ग्रुप, जिसकी संख्या 8 होती है, इन्होंने कहा। और क्षैतिज माने भूमि के समांतर, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये क्षैतिज रेखाएं 7 रेखाएं बताया गया जिनको आवर्त या पीरियड कहा गया। बात समझ में आया। इन्होंने क्या कहा, 8 ऊर्ध्व स्तंभ और 7 क्षैतिज रेखाएं पंक्तियों के बारे में डिस्कस किया। इन्होंने क्या कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त होता है। परमाणु द्रव्यमान को ही आधार मानते हुए उन्होंने क्या किया, तत्वों का अरेंज किया। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत आधार माना। क्या माना, तत्व से बनने वाला हाइड्राइड और ऑक्साइड का मेन आधार बनाया, हाइड्राइड और ऑक्साइड, ठीक है। ये है मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ठीक है। पहला ग्रुप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला ग्रुप है ना, 1 2 कितने ग्रुप है, 8 और कितनी क्षैतिज रेखाएं, 7 को है, ठीक है। सबसे पहले क्या रखा, यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, सजाया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इनके जो सिद्धांत था, इनके साथ क्या फ़ायदा हुआ, इनका क्या क्या मिला वो समझिएगा।
पहला जो मिला, इन्होंने सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे ताकि वह तत्वों को उनके सही स्थान पर रख सके। मैंने इन्होंने क्या किया था, जो बनाया था पीरियड उनको क्या किया था, वहाँ पे कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है। टाइटेनियम का समूह 3 में एक स्थान छोड़कर 4 समूह में रखा गया। टाइटेनियम को क्या किया, 3 में एक स्थान छोड़ के समूह 4 में रखा गया। ठीक है। और उसके बाद आर्सेनिक को समूह 4 में रखा पास के 2 स्थान का किया, खाली छोड़ दिया। बाद में ये स्थान का हो गया, स्केडियम और गैलियम तथा जर्मेनियम की खोज होने पर वहाँ इसको रख दिया गया। बात समझ में आया। तो इन्होंने क्या किया, रिक्त स्थान खोज दिया था क्योंकि इनको पता था कि भविष्य में और तत्व का खोज होने वाला है। देख लीजिए। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो डेंड्रिन लिखा हुआ है डोबराना का तरीका है, और ये जो पूरा एकदम पूरा गाढ़ा है वो मेंडलीफ का, ठीक है, तत्व समूह है। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ ने भविष्य में नए तत्व मिलने की भविष्यवाणी भी कर दी और इनका नाम संस्कृत के एक शब्द एका का प्रयोग किया। उसका नामकरण कहा गया एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रखा। अब बताया कि ये न्यू तत्व, ठीक है, न्यू तत्व बी जो बोरान है एल्युमिनियम सिलिकॉन से कितना दूर है। ठीक है, ये बताया। उसका परमाणु द्रव्यमान के बारे में इस टेबल के माध्यम से भी बताया। ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान 68 हो गया, गैलियम का इतना हो गया, ये ऑक्साइड का सूत्र बना दिया। ठीक है, ये क्लोराइड का सूत्र बनाया। ठीक है। तीसरा क्या उपलब्धि पाया कि जो नोबेल गैसों के मालूम पड़ने पर मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन गैसों को आसानी से स्थान मिल गया। इनके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम था ओ ग्रुप। क्या बनाया था? ओ ग्रुप। इतना मेहनत करने के बाद भी इनके आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां रह गया। अब देखो क्या रह गया कि हाइड्रोजन को स्थान ये नहीं दे पाए। ठीक है, हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु से मिलता है। यह ऑक्सीजन, हेलोजन तथा सल्फर की तरह यौगिक सूत्र बनाता है। हेलोजन की तरह यह द्विपरमाणुक होता है, H2 वाला। धातुओं तथा धातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो हाइड्रोजन के साथ समस्या उत्पन्न हो गया। देखो HCl, H2O, सल्फर H2S, NaCl, सोडियम ऑक्साइड हो गया, है ना, Na2S हो गया। समस्थानिक के बारे में इनको क्या था समस्या? वह तत्व जिनके रासायनिक गुण समान अब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है समस्थानिक कहा गया। तत्वों के समस्थानिक का पता चलने पर मेंडलीफ के सारणी में जगह नहीं मिल पाया। जब समस्थानिकों का मालूम पड़ा तो इनके तत्वों का स्थान इनके आवर्त सारणी में नहीं मिल पाया। जैसे क्लोरीन का 35 है, क्लोरीन का 37 होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 4, इन सारे तत्वों का स्थान ये नहीं दे पाए। ठीक है, जिनका रासायनिक गुण समान होता है अब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। आगे है द्रव्यमान की स्थिति। मेंडलीफ ने अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रख दिया। कैसे? जैसे कोबाल्ट का निकेल के पीछे रख दिया। तो कोबाल्ट का होता है इतना और निकेल का 58 होता है, तो क्या किया, कोबाल्ट को निकेल के पीछे रख दिया। तो कोबाल्ट का ज़्यादा है और निकेल का कम है। आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया, आर्गन का इतना होता है, पोटेशियम का इतना होता है। तो कुछ समस्याएं भी हो गई इनके साथ। तत्वों की स्थिति यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मेंडलीफ ने अपने वर्ग में असमान तत्वों को एक साथ रखा, असमान तत्वों को एक साथ रखा। कॉपर, ठीक है, सोना, चांदी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे क्षारीय धातु को साथ साथ रख दिया, चूँकि इनके गुण क्या है, बहुत अलग है। इनके गुण क्या है, बहुत अलग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, जिस सारणी को आज हम अपने जीवन में पढ़ते हैं, जो सारणी हमारे पास दिया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में सीखने वाले हैं। उसका खोज किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे एक आदमी बैठे हुए हैं, वो आदमी है कौन?
उनका नाम है हेनरी मोजले। क्या नाम है? हेनरी मोजले। सन 1913 में बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या बहुत ही न्याय संगत है। अभी तक जितने सारे जो आए, चाहे वो डोबेरानर हो गए हो या न्यूलैंड हो गए हों या मेंडलीव, सभी ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तत्वों को सजाया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हेनरी मोजले ने कहा कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान से बेहतर परमाणु संख्या के आधार पर सजाने से अच्छा रहेगा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते बने। इनका जो मेन मुद्दा था वो क्या था? तत्वों का परमाणु संख्या, न कि परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने क्या किया? 18 समूह और 7 आवर्त बनाए। 18 समूह खड़ा खड़ा, 18 गो और 7 गो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। किसी विशेष समूह तत्वों की संयोजकता को इंगित करता है। जो तत्व का जो समूह है वो क्या होता है? वैलेंसी। जो पहला समूह तो एक वैलेंसी 1 होगा, दूसरा समूह तो वैलेंसी 2 होगा। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया। उसके बाद कहा कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या, माने कोष माने क्या? ऑर्बिट। कोष माने क्या? ऑर्बिट की संख्या क्या होती है? बढ़ते जाती है। जो ऑर्बिट है, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ते जाती है। उसके बाद बाएं से दाएं जाने पर वैलेंसी बढ़ता है। ऐसे जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से, तो क्या होगा? वैलेंसी का होगा बढ़ते जाएगा। वैलेंसी का होगा बढ़ते जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाया, बढ़ते हुए सजाया। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। आवर्त सारणी को दीर्घ स्वरूप का निर्माण, बहुत बड़ा जो रूप देने का काम किए हैं, उनका नाम है हमारे आदरणीय नील्स बोर साहब। नील्स बोर साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत बड़ा रूप देने का काम किए हैं। ये रहा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस प्रकार के टेबल को आप याद किए होंगे। तो यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक चीज़ आप बता दें, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो हरा कलर का है, ये तुम्हारा क्या है? अधातु है। इसकी इधर धातु मिलेगा, इसकी अधातु मिलेगा। सोचो कितना तरीका से, कितना सुदृढ़ तरीका से सजाने का प्रयास किए हैं कि धातु अलग हो गया, अधातु अलग हो गया, अब बीच में जो बच गया वो उपधातु हो गया, मेटलॉइड हो गया। समझ में आया? उन्होंने क्या कहा? सोचिएगा कि इस प्रकार से जाएंगे ना तो क्या होगा? वैलेंसी बढ़ेगा, वैलेंसी बढ़ेगा। ये पूरा क्या है? ये वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 2 है, वैलेंसी फिर यहाँ पे 3, 4 ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे क्या कहा? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रवृत्ति क्या क्या है समझिएगा। पहला है परमाणु त्रिज्या। क्या है? परमाणु त्रिज्या। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। जो परमाणु होता है, मान लीजिए हमारा परमाणु है, इसका जो त्रिज्या है r, ये क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या होता है? इंक्रीज करता है। नाभिक में आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। जो आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक की ओर खींचा जाता है। ये कुछ है ना दिए गए हैं। बेरिलियम का कितना त्रिज्या होता है r, वो बताया गया है, r है, ठीक है। अब यदि परमाणु आकार के बारे में अगर समझें, आगे थी आकार क्या होता है, तो आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि नया कक्ष जुड़ जाता है। आकार कैसे? तो इस प्रकार से, ये पहला आकार हो गया इस प्रकार से, फिर एक कोष बढ़ गया, आकार बढ़ा, फिर तो एक कोष बढ़ गया, आकार बढ़ा, इस प्रकार से आकार बढ़ जाता है। उसके बाद देखो नाभिक तथा कोष की दूरी बढ़ जाती है ना, इसीलिए आकार बढ़ जाता है। आगे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संख्या। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। के जो कक्ष होता है
के कक्ष में 2 होता है, उसके बाद एल में 8 होता है। तो ये क्या है जो बढ़ रहा है, कैसे 2 से 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, ये 32 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आया। तत्वों की प्रकृति क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक घटता है, धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, और अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय से अम्ल हो जाता है। रासायनिक क्रिस्टलता क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक क्रिस्टलता बढ़ता है, लेकिन अधातु की रासायनिक क्रिस्टलता घटता है। ये सब गुण है। ठीक है, आवर्त सारणी का। धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म क्या है समझिएगा। सोडियम तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं सारणी की बाईं ओर है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसी अधातुएं दाईं ओर। हम बताए थे ना कि इधर तुमको क्या मिलेगा, मान लो ये हमारा टेबल है, बीच में उपधातु इधर हो गया अधातु, इधर हो गया धातु। उसके बाद जो बीच में है वो उपधातु है। सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है वो क्या करती है, दोनों को धातु को अलग करती है। तो धातु क्या होता है, धातु विद्युत धनात्मक प्रकृति होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ध्यान देता है। धातु क्या होता है, ये ऋणात्मक प्रकृति का होता है और ग्रहण करता है, लेता है, इसलिए ऋणायन। उपधातु क्या होता है, जिसमें दोनों गुण होते हैं, धातु का भी गुण होता है और अधातु का गुण होता है। वे सारे तत्व जो दोनों तरह की प्रवृत्ति को दिखाता है, धातु का भी और अधातु का। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलोनियम, इस सब क्या उपधातु है। अब ये रहा, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, ये 3 पार्ट में बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किए हैं, बहुत ही मेहनत से लिखने का प्रयास किए हैं और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये लेक्चर। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।